बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 15। जुनैद ने सारी हदायत एक कागज़ पर लिख ली और टैक्सी की तलाश में निकल पड़ा। एक टैक्सी वाले के पास जाकर पता दिखाया और किराया पूछा। अच्छी बात यह थी कि इसके पास अभी इतने पैसे थे कि वो सफ़र कर सके, इसलिए फ़ौरन हाँ कर दी। कुछ ही देर बाद वो कबीर के बताए हुए पते पर पहुंच गया। कबीर ने जुनैद को अपने ऑफिस ले जाकर चाय पिलाई और खैरियत दरियाफ़्त की। हालांकि ये दोनों पहली बार मिल रहे थे, लेकिन गुलजार के हवाले से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पुराने दोस्त हों। कबीर एक कंपनी में मुलाजिम था और कंपनी वालों ने इसे दफ्तर के साथ ही रिहाइश भी दे रखी थी, इसलिए वो जुनैद को भी अपने साथ ले गया और वहाँ इसने जुनैद को खाना खिलाया और गपशप की। कबीर ने जुनैद से इसके हालात पूछे। इस पर जुनैद ने बताया, मैं अभी इम्तिहान देकर आया हूँ। गुलजार मेरा दोस्त है, इसने आपके बारे में बताया था। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा होगा। कबीर ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, किस किस्म की जॉब करना चाहते हो? जुनैद को ऐसा लगा जैसे कबीर इसे आज ही किसी नौकरी पर लगा देगा। इसने जल्दी से कहा, कोई भी हो। क्या वाकई किस्मत जुनैद पर मेहरबान होने वाली थी या ये नया शहर नई मुश्किलात और नए चैलेंजेस लेकर आया था? ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। जुनैद की ज़िंदगी जैसे एक नए इम्तिहान में दाखिल हो चुकी थी। कबीर ने इसे तसल्ली दी, फ़िक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने दोस्तों से बात करूँगा, कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। अभी तुम बस रेस्ट करो। कबीर की बातों ने जुनैद के दिल में उम्मीद जगा दी। ऐसा लगा जैसे चंद दिनों में ही नौकरी का बंदोबस्त हो जाएगा और इस अजनबी शहर में अपना मकाम बना लेगा। कबीर एक माल सप्लाई कंपनी में काम करता था और अक्सर शहर से बाहर रहता था। जिस दिन जुनैद इसे मिला वो भी शाम को किसी दूसरे शहर जाने वाला था। ये जुनैद की खुशकिस्मती थी कि वो कबीर से वक्त पर मिल गया। शाम को कबीर ने इसे समझाया, देखो मैं अभी ऑफिस की गाड़ी लेकर बाहर जा रहा हूँ, जब तक वापस नहीं आता तुम यहाँ रह सकते हो, मगर एक शर्त है। सुबह 7 बजे मेरे बॉस आते हैं, उनके आने से पहले तुम बाहर चले जाना और फिर 1-2 घंटे बाद दोबारा वापस आ जाना। जुनैद ने हाँ में हाँ मिला दी, मगर दिल में एक अजीब सा खदशा पैदा होने लगा। इसे महसूस हुआ कि जैसे वो एक बार फिर गैर यकीनी की कैफियत में फंस गया। आखिर वो कब तक यूं सुबह उठकर बाहर निकलेगा और फिर छुप छुपा कर अंदर आएगा, लेकिन इसके पास कोई और रास्ता भी न था। रात हुई, कबीर ऑफिस की गाड़ी लेकर रवाना हो गया और जुनैद अकेला रह गया। खाने को कुछ ख़ास न था, बस दिन में आए हुए मेहमानों के लिए रखे गए बिस्किट किचन में पड़े थे, वही खाकर गुजारा कर लिया। टीवी पर पीटीवी का कोई पुराना ड्रामा चल रहा था, जो देखते देखते जुनैद को नींद आ गई। सुबह के करीब आँख खुली, घड़ी देखी, 6 बज रहे थे। इसने जल्दी से मुंह धोया, चाय बनाई और पीकर बाहर निकल गया। अब सवाल ये था कि जाए तो जाए कहाँ? लाहौर की गलियां, रास्ते, चौराहे सब इसके लिए अजनबी थे। खैर वो यूं ही चलता रहा, गलियों में बेमकसद घूमता रहा। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए इसने सोचा, ये रोज़ का मामूल कैसे बनेगा? कब तक यूं ही भटकता रहूँगा? चलते चलते इसे एक पार्क में जगह नज़र आई, वहाँ जाकर बैठ गया। दरख्तों की छाँव और हल्की हवा ने वक्ती सुकून दिया। इसने सोचा, ये जगह ठीक है, अब रोज़ाना यहीं आकर बैठूँगा। एक लम्हे के लिए इसे महसूस हुआ जैसे किस्मत ने फिर इसे एक मुश्किल में डाल दिया हो। इसके जहन में एक ही ख्याल था, आसमान से गिरा खजूर में अटका। लाहौर भी कराची की तरह इसके लिए मुश्किलात का समुंदर था। वो इस अजनबी शहर में बेयारो मददगार था, जहाँ ना कोई जानने वाला था और ना ही कोई ठिकाना। सारा दिन इसने एक पार्क में एक दरख्त के साए तले गुजारा। भूख, प्यास और बेयकीनी के एहसासात ने इसे घेर रखा था। वो किसी अजनबी इलाके में ज़्यादा दूर जाने से भी घबराता था कि कहीं रास्ता न भूल जाए। वक्त जैसे रुक सा गया था, हर लम्हा बोझल और थका देने वाला महसूस हो रहा था। शाम होते ही जुनैद ने अंदाज़ा लगाया कि कबीर के बॉस और दीगर स्टाफ दफ्तर से जा चुके होंगे। पसीने में शराबूर, भूख से नडाल वो दबे कदमों कबीर के कमरे में दाखिल हुआ। जल्दी से दरवाज़ा खोला, अंदर झांका, वाकई सब जा चुके थे। इसने फ़ौरन चाय बनाई, किचन में रखे बन और दीगर खाने की चीज़ें खा लीं। पंखा ऑन किया, हाथ मुँह धोकर चारपाई पर लेट गया, मगर सुकून इससे कोसों दूर था।
اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، اگر یہاں بھی نوکری نہ ملی تو کیا کروں گا؟ کچھ دن اسی کشمکش میں گزر گئے، یہاں تک کہ کبیر واپس آ گیا۔ اس نے جنید سے حال احوال پوچھا اور ساتھ ہی پوچھا کوئی کام کی تلاش کی؟ جنید نے مایوسی سے جواب دیا، میں یہاں کا واقف ہی نہیں ہوں، کہاں اور کیسے ڈھونڈتا؟ کبیر نے تسلی دی، ابھی میں 2-4 دن یہیں ہوں، مل کر کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ دن کے وقت کبیر آفس کے کام میں مصروف رہتا، مگر شام کو جنید کو لے کر اپنے جتنے بھی دوست تھے ان سے ملاقات کرواتا، کسی کو فون کرتا، کسی سے سفارش کی درخواست کرتا، مگر وقت گزرنے کے باوجود جنید کے لیے کوئی بھی نوکری دستیاب نہ ہوئی۔ جنید کا معمول بن گیا تھا صبح اٹھ کر پارک میں جا کر بیٹھنا، شام کو واپس آ کر کبیر کے ساتھ بازار کا چکر لگانا، اور اگر کبیر مصروف ہوتا تو ٹی وی پر ڈرامے دیکھنے میں وقت گزار دینا۔ وہ ایک عجیب سی بے بسی اور بے یقینی میں مبتلا تھا۔ کیا میں واقعی یہاں پر بھی ناکام ہو جاؤں گا؟ اسی امید، پریشانی اور کشمکش میں 2 مہینے بیت گئے، مگر قسمت ابھی بھی اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور فکر بھی لاحق تھی، کراچی میں جو امتحان دے کر آیا تھا اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ وہ اپنے دوست سے رابطے میں تھا اور مسلسل امتحانی نتیجے کی خبر لے رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، کبیر کی مدد کے باوجود نوکری کی کوئی سبیل نہ بنی۔ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ آخرکار جنید کا رزلٹ آ گیا، اس نے FSC کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کر لیا تھا۔ یہ خبر ایک طرف خوشی کا باعث تھی، مگر ساتھ ہی ایک نئی الجھن میں جنید کو پریشان کر دیا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ جنید نے خود سے سوال کیا۔ اس کے ذہن میں ایک نیا خیال ابھرا، کیوں نہ میں اپنی مائیگریشن کروا کر لاہور میں ہی تعلیم جاری رکھوں؟ مگر سب سے بڑا سوال یہی تھا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ زندگی کا ایک اور مشکل فیصلہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جنید کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے، یہ اگلی قسط میں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔